ममता का हारना मेरे लिए न्यूज़ नहीं होगा, बीजेपी का हारना न्यूज़ होगा। भाजपा तो मुसलमानों को अपनाएगी नहीं, वो तो 80-20 करेगी, तो मुसलमान जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ? कि आज अगर टीएमसी बंगाल में जीत जाती है तो भाजपा उतना दुखी नहीं होगी। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो फिर कौन सा चुनाव जीतेगी, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो उन्हीं के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। जो बातें आ रही हैं टीएमसी की, अगर वहाँ ममता जीत जाती हैं तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ होगा। मैं नहीं कह रहा कि एकदम नहीं जीत सकती, लेकिन बहुत बड़ा न्यूज़ इसलिए होगा कि ऐसी स्थितियों में वो जीत पाएंगी। लेकिन ये पहला वाकया है भारत के इतिहास में कि 27 लाख वोटर, जिसमें शायद 14 से शायद जुड़ गए बाद में, वो वोट ही नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो एक शब्द निकाला गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, वो अंत तक फैसला ही नहीं हो पाया कि वो अवैध है, मृत है या वैध है, वो वोट नहीं दे सकते। बीजेपी वहाँ नहीं जीतती है, ये यकीन नहीं होता। देखिए, जिस असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, चुनाव कराया जा रहा है, चाहे SIR से ही आप शुरू करिए, तो विपक्षी पार्टियां आरोप तो लगा रही हैं। खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि रिग करने का प्रयास है। तो ऐसी क्या बात है? तो वहीं पर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? वहीं पर स्ट्रांग रूम की बात क्यों आ रही है? वहीं पर EVM की क्यों बात आ रही है? वहीं पर रिपोल हो रहा है, उस पर आप तो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन EVM मतलब वहीं हो रहे हैं। पहले बार तो लगा कि पहला फेज के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, और उसका क्या स्ट्रांग रूम नहीं बना होगा, उसका तो पहले ही चला गया होगा वहाँ का उस समय का EVM। ममता ईरान की तरह चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है अमेरिका की तरह चुनाव लड़ रहा है। ममता हॉर्मुज बचाने का प्रयास कर रही है, हॉर्मुज में तैनात हैं, हॉर्मुज में मुस्तैद हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका की तरह ब्लॉकेड किया हुआ है पूरी तरह से। विपक्षियों के हिसाब से तो मिली भगत है, मेलजोल का खेल है, टीम वर्क हो रहा है। विपक्षियों के हिसाब से ममता के पक्ष में कौन सी चीज़ है? एक ही चीज़ है जो भी बीजेपी ने दिया है। तो ये फ्री फॉर ऑल होता जा रहा है देश में कि भाई इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। तो ये जनता के लिए कौन चुनाव लड़ रहा है अब, ये बड़ा मुश्किल है कहना। आप बंगाल के लोगों से जो बांग्ला भाषी हैं उनसे अगर आप बात कीजिएगा तो सब कहते हैं TMC, और एग्जिट पोल दिल्ली से जाने वाले और हिंदी भाषी हैं उनसे बात कीजिएगा तो इस बार बीजेपी। तो वहाँ मामला थोड़ा फंसा हुआ है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी का संगठन शक्ति, चुनाव लड़ने का तरीका, संसाधन, ये सब भी बहुत बड़ा है, लेकिन ममता का कम नहीं है। कि अभी जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, इसका ग्राफ क्या बन रहा था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है? एग्जिट पोल में हमारा यकीन, मैं जब से रहा हूँ एग्जिट ओपिनियन पोल में, मैं इस प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में रहा हूँ, मेरा कभी कोई यकीन नहीं था। एक महानुभाव ने इस आधार पर ही डेटा रिलीज नहीं किया एग्जिट पोल का, क्योंकि वहाँ पर उनसे कोई बताया नहीं, कोई बात ही नहीं की। लेकिन बंगला तो उनको समझ में नहीं आया, बंगला भाषी लोग नहीं बोले। ठीक बात है, कुछ नहीं भी बोल रहे थे, बात सच है, लेकिन जितना बोले उतनी कर ले आते। लेकिन उनको बंगला भाषा नहीं आया, तमिल पूरा समझ में आ गया, और तुरंत के तुरंत वो एग्जिट पोल लेके आ गए। आप पूरी तरह देखें, तब तक इसका कोई मतलब नहीं कि भाई चुनाव का नतीजा आने वाला, उससे पहले क्यों एग्जिट पोल? क्या ये सिक्का उछालना है, जादू करना है, या जुआ खेलना है? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ ओपिनियन पोल के बारे में कि ये ओपिनियन बनाने का काम करते हैं, ये ओपिनियन लेते नहीं हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि एग्जिट पोल का भी एक एग्जिट पोल होना चाहिए, पूरा एकदम अंदर घुस के कि इसने क्या कहा, क्यों कहा, पूरा उस पर प्रोग्रामिंग ही होना चाहिए। कि जिस तरह बिहार की महिलाओं ने नीतीश चाचा को सपोर्ट किया, वैसे ही बंगाल की महिलाएं ममता दीदी को तरफ करेंगी, ये एक साइलेंट फैक्टर हो सकता है। देखिए, ये महिलाएं अधिकांश तो ममता को वोट दी होंगी, इसमें से कोई दो राय नहीं, मगर ये है कि कितना परसेंटेज महिला और 100% मुस्लिम वोटर्स, और जो बंगला मिजाज, बंगला अस्मिता और बंगला
कल्चर और बंगला प्राइड के जो लोग हैं वो सब ममता को वोट देंगे। अगर टीएमसी हारती है बंगाल में तो कांग्रेस वाले तो खुश होंगे, जिस तरह से आप ताश के पत्ते की तरह बिखरी, उससे कांग्रेस वाले खुश होंगे, और यही चीज़ कांग्रेस के साथ होती है तो ये वाले खुश होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं और 4 तारीख को रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो सबकी नज़रें सबसे ज़्यादा जिस पर टिकी हैं वो 294 सीटों वाले वेस्ट बंगाल में टिकी हुई हैं। ऐसा क्यों है कि इतनी मजबूत पार्टी भाजपा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बंगाल में कोई करिश्मा नहीं कर सके? ऐसे में फिर आ जाते हैं चुनाव से पहले एग्जिट पोल और वो अपना बयान करने लगते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आज हम बंगाल पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसकी राजनीति का असर केंद्र में क्या पड़ता है और भाजपा इतनी परेशान क्यों है वेस्ट बंगाल को लेकर। इन सब को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सतीश केसिंग हैं, चैनलों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सबसे सही जर्नलिस्ट हैं जो आपको बता सकेंगे कि असली बात क्या है। आपने बिहार चुनाव में भी इनका आकलन हमारे चैनल में देखा होगा, जो एकदम सटीक बैठा है, ज़मीनी बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से संपर्क कर कर आपको बताते हैं, कुछ इस तरह से नहीं जो चैनलों और मीडिया में चलता है। तो आइए जानते हैं कि वेस्ट बंगाल को इन्होंने किस नज़र से देखा। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं। अगर इन पहले 5 राज्यों का अगर एक लाइन में आप बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 5 राज्यों के अगर नतीजों के बारे में आप अगर कहते हैं तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा, जो गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि वहाँ जाना पड़ता है हैदर, और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, फिर भी एक बात तो लगभग समझ में आ जाती है। तो केरल से अगर शुरू करें तो मुझे लगता है कि 5 ही सीट से, लेकिन यूडीएफ जो कांग्रेस पार्टी वाली है वो इस बार सत्ता में आ जाएगी। पिछले बार के अपवाद को छोड़ दें, वहाँ तो सरकारें बदलती रहती हैं हर अगली बार, तो इस बार बदलना चाहिए। दूसरा, अब ऊपर आ जाए तमिलनाडु में, सब लोग पहले से ही कह रहे थे कि जो थलपति विजय हैं उनका एक फैक्टर तो है, बड़ा फैक्टर वोट परसेंटेज में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो व्याकरण जब वोटों में आता है तो ये है कि उनके आने से मेरा ऐसा अनुमान है कि वो वोट सबका काटेंगे तो हसीने स्टार तो फिल्म स्टार तो सबका वोट काट लेते हैं, और तो मुझे लगता है कि उनको सीटें भी आएंगी, वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक आएगा, लेकिन वो अंततः डीएमके अलायंस को फ़ायदा करेगा। अंततः मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इनका वोट नहीं काटेंगे, इनका भी वोट काटेंगे, लेकिन 2 ही सीट से, 5 ही सीट से, 10 ही सीट से, लेकिन डीएमके का एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है, लेगेसी है, तो डीएमके अलायंस हो जाएगा। अगर वो बाकी तो छोड़ दीजिए, उसमें अब इतना लंबा बात करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका विजय का किससे अलायंस होता और तो क्या होता। अब चले असम में। असम में अगर आप हमसे पुडुचेरी को रह गया, पुडुचेरी में ऐसा लग रहा है कि इस मानचित्र पर इस बार कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, तमिलनाडु के साथ सटा हुआ है, तो फिर भी वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही लोकाचार में यकीन है उनका, बड़ा ही आम आदमी की तरह रहते हैं, तो रंगाचारी जी, तो मुझे लगता है वो भी 2-3 सीट से जीत ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और उनका एनडीए से भी संबंध है, तो वो भी कह सकते हैं। चले असम में। देखिए, असम में जो चुनाव हुआ है, जो जिस प्रकार से ये लगता है जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के आसपास, मतलब उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव घूमता रहा, उनके बयानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इतनी मतलब टिप्पणी आई, और उनके ऊपर आरोप आदि उनके बोल, ये अखमिया मुसलमान
कौन मुसलमान, पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पोलराइज चुनाव को किया गया है असम में, उस हिसाब से और दूसरा जो एक जो हमला मतलब एक चैलेंजर होता है, जो चुनौती देने वाला होता है, जो कांग्रेस वाले हैं, जितना उनको चुनौती देना चाहिए था, जो उनके लिए एक मुफीद स्टेट भी था, उतना हमारे समझ से दे नहीं पाए। लेकिन वो भी हमको लगता है कि जो है वो जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी असम में जीत जाएगी। अगर कांग्रेस ज़बरदस्त चुनाव लड़ती तो फिर दिक्कत होती, लेकिन वो हो नहीं पाया। तरह तरह के एपिसोड हो गए और कई हुए, और वो कांग्रेस के ही पुराने आदमी हैं, बहुत कतिपय कारणों से भाजपा में गए थे। अब वो भाजपा के सुपर स्टार हैं। सुनते हैं, कहते हैं उनके बारे में कि 7-8 स्टेट के चीफ मिनिस्टर वही हैं, ऐसे कहा जाता है। तो हमको लगता है वो हो जाएगा, उनका हो जाना चाहिए, और वो बीजेपी हारना भी नहीं चाहिए। अब रही बड़ी बात बंगाल की। आप बंगाल के लोगों से, जो बांग्ला भाषी हैं, उनसे अगर आप बात कीजिएगा तो सब कहते हैं टीएमसी। और एग्जिट पोल दिल्ली से जाने वाले और हिंदी भाषी हैं, उनसे बात कीजिएगा तो इस बार बीजेपी। तो वहाँ मामला थोड़ा फंसा हुआ है। और जहाँ तक बंगाल की बात है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो फिर कौन सा चुनाव जीतेगी, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो उन्हीं के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं कि भाई 2.5 लाख, मान लीजिए कि वहाँ भय मुक्ति करके वोट डलवाना है तो 2.5 लाख लोग सुरक्षा बल के तैनाती हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मतलब एकदम देश के गृह मंत्री वहीं जाके डेरा जमाए हुए हैं, और अंत आते आते उन्होंने पूरा का पूरा अपना झोंका है। और जिस प्रकार से जो बातें आ रही हैं टीएमसी की, जिस तरह से वो ईवीएम और ये वो और वगैरह वगैरह पर हल्ला हंगामा कर रहे हैं, अगर वहाँ ममता जीत जाती हैं तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ होगा। मैं नहीं कह रहा कि एकदम नहीं जीत सकती, लेकिन बहुत बड़ा न्यूज़ इसलिए होगा कि ऐसी स्थितियों में वो जीत पाएंगी। इससे पहले देखा आपने एसआईआर हुआ, एसआईआर में वोट कटा, भाई अवैध लोगों का काटिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहला वाकया है भारत के इतिहास में कि 27 लाख वोटर, जिसमें शायद 14 से शायद जुड़ गए बाद में, वो वोट ही नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो एक शब्द निकाला गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। वो अंत तक फैसला ही नहीं हो पाया कि वो अवैध हैं, मृत हैं या वैध है, वो वोट नहीं दे सकते। लेकिन वो वोट तो वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ पाए। तो ये बड़ा ही असाधारण परिस्थितियों में असाधारण बंगाल में चुनाव है। इसलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी वहाँ नहीं जीतती है, ये यकीन नहीं होता। और आजकल आपने देखा होगा कि कई जगह चमत्कारी नतीजे आते हैं। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी का संगठन शक्ति, चुनाव लड़ने का तरीका, संसाधन, ये सब भी बहुत बड़ा है, लेकिन ममता का कम नहीं है। लेकिन ममता के पक्ष में क्या नहीं है, वो जो सारी चीज़ें हमने आपको जुड़ाई। सर, एक तो आम लोग देख रहे हैं, एक वहाँ के लोग हैं। आपने इस चुनाव को किस तरह देखा? वेस्ट बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, इसका ग्राफ क्या बन रहा था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल में हमारा यकीन, मैं जब से रहा हूँ एग्जिट ओपिनियन पोल में, मैं इस प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में रहा हूँ, मेरा कभी कोई यकीन नहीं था, कभी कोई यकीन नहीं था। मैं एडिटर रहते भी कभी इसको कमीशन नहीं किया, कभी नहीं किया। देखा है नज़दीक से, हाँ। तो उनका तौर तरीका, उनके सैंपल साइज़, उनका अप्रोच, उनका वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। और आज का ज़माने में हैदर जी बड़ा ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो वो कहे कि कुछ खाऊ पकाऊ वाले हैं, कुछ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट से प्रभावित एग्जिट पोल वाले भी हैं, होंगे ही। तो उनका क्या कहना है
वो हम उस पर यकीन नहीं करते, है ना। अब उनके बहुत सारे गलत भी हुए, आप कहेंगे बहुत सारे सही भी हुए। तो मैं अभी आपसे पूछे तो मैं अगले 2032 का सिक्का उछाल देता हूँ कि बंगाल में क्या होगा, अभी ही उछाल देता हूँ। तो मैं उसी तरह से लेता हूँ, सिक्का उछालने वाला, और अलग अलग उसमें प्रभाव रहते हैं, दबाव रहते हैं, उसके हिसाब से। इस बार तो एक और हो ही गया कि एक महानुभाव ने इस आधार पर ही डेटा रिलीज नहीं किया एग्जिट पोल का, क्योंकि वहाँ पर उनसे कोई बताया नहीं, कोई बात ही नहीं की। लेकिन बंगला तो उनको समझ में नहीं आया, बंगला भाषी लोग नहीं बोले। ठीक बात है, कुछ नहीं भी बोल रहे थे, बात सच है, लेकिन जितना बोले उतनी कर ले आते। लेकिन उनको बंगला भाषा नहीं आया, तमिल पूरा समझ में आ गया और तुरंत के तुरंत वो एग्जिट पोल लेके आ गए। तो इसलिए एग्जिट पोल, मैं तो ये भी मानता हूँ कि एग्जिट पोल से एक भौकाल, एक माहौल बनाया जाता है या बनवाया जाता है ना, कि जिसमें चुनाव के नतीजे क्या आए नहीं आए वो उसको भी हमको लगता है कि प्रभावित करने का प्रयास होता है। तो अब क्या कहा जाए इसमें, और बहुत तरह के लोग तरह की बात लोग करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी रहता है, बिजनेस इंटरेस्ट भी रहता है, शेयर मार्केट का इंटरेस्ट रहता है। वो होता होगा ऐसा, इससे कोई इनको आप ज़्यादा इनकार नहीं कर सकते। तो भाई क्यों एग्जिट पोल, हम तो लग रहा है कि जब तक एग्जिट पोल के मानक तय नहीं हो, उनके बारे में हर कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं हो, मतलब कहने का मतलब सी थ्रू नहीं हो, आप पूरी तरह देखें, तब तक इसका कोई मतलब नहीं कि भाई चुनाव का नतीजा आने वाला, उससे पहले क्यों एग्जिट पोल। क्या ये सिक्का उछालना है, जादू करना है, या जुआ खेलना है? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ ओपिनियन पोल के बारे में कि ये ओपिनियन बनाने का काम करते हैं, ये ओपिनियन लेते नहीं हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि एग्जिट पोल का भी एक एग्जिट पोल होना चाहिए, पूरा एकदम अंदर घुस के कि इसने क्या कहा, क्यों कहा, पूरा उस पर प्रोग्रामिंग ही होना चाहिए। सर, एक ये भी बड़ी चर्चा हो रही है कि वोटिंग ख़त्म हो जाती है, उसके अब 3-4 दिन के बाद काउंटिंग करते हैं, फिर स्ट्रांग रूम और ये सब चर्चा चलने लगती है। तो क्या सब कुछ निश्चित किया जा रहा है कि सब कुछ हमारे पक्ष में जाए, इसका इंतज़ार हो रहा है? तो ये क्या प्रोसीजर लोग बड़ा देखिए, जिस असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, चुनाव कराया जा रहा है, चाहे SIR से ही आप शुरू करिए, तो विपक्षी पार्टियां आरोप तो लगा रही हैं। खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि रिग करने का प्रयास है। और मज़े की बात आप देखिए हैदर जी कि पहले राउंड में कहीं कोई हल्ला गुल्ला, न आरोप, न कुछ, न स्ट्रांग रूम, न EVM, कुछ नहीं हुआ पहले राउंड में, जिसमें 152 सीटें थी। जो कुछ हो रहा है वो 142 पे हो रहा है। आज तो 15 बूथ पर फिर से मतदान भी हो रहा है, सब एक मतलब इस बार वाले में। तो ऐसी क्या बात है? और लोग कहते हैं कि जो दूसरे दौर का जो मतदान था, दूसरे सेकंड फेज का, वो सब TMC के प्रभाव वाली सीटें थी अधिकतर। तो वहीं पर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? वहीं पर स्ट्रांग रूम की बात क्यों आ रही है? वहीं पर EVM की क्यों बात आ रही है? वहीं पर रिपोल हो रहा है, उस पर आप तो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन EVM मतलब वहीं हो रहे हैं। पहले बार तो लगा कि पहला फेज के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, और उसका क्या स्ट्रांग रूम नहीं बना होगा, उसका तो पहले ही चला गया होगा वहाँ का उस समय का EVM। तो ये बड़ा ही इस तरह से है। अब हम, चूँकि मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन जो कुछ देखते हैं तो असाधारण शब्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक प्रकार से हम ये कहें एसिमेट्रिकल, अगर हम कहें तो एसिमेट्रिकल चुनाव तो हुए हैं। दूसरी बात, मैंने एक तुलना की, बड़ा लोग नाराज़ भी हुए, बहुत नाराज़ हुए कि ममता ईरान की तरह चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है अमेरिका की तरह चुनाव लड़ रहा है और लड़ रही है। और दूसरा, मैंने उसी में एक और उपमा निकाला कि भाई देखिए, ममता हॉर्मुज बचाने का प्रयास कर रही है, हॉर्मुज में तैनात हैं, हॉर्मुज में मुस्तैद हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका की तरह ब्लॉकेड किया हुआ है पूरी तरह से। जी, तो नाराज़ हो गए सब लोग आपसे?
हाँ थोड़ा नाराज हुए कि भाई बाहर की चीज़ें क्यों लाते हो, भाई क्यों नहीं ला सकते भाई, क्या इसमें हमने क्या कौन सा गुनाह कर दिया है, हमारा तो उपमा देने का काम है, हमने दे दिया, हमको लगा ये बड़ा मुफीद है, यही चल रहा है। उनसे पूछना चाहिए था उन्हीं लोग से हमको, या भूल गया मैं पूछना कि अरे भाई चुनाव में तो आप लोग अभी ही कूदे हो, पहले तो आप उसी हॉर्मुज और ब्लॉकेड और ईरान अमेरिका में लगे हुए थे, तो इस बार का चुनाव कवरेज तो बहुत कम हुआ है। सर एक ये सवाल का जवाब आप बहुत बेहतर दे सकते हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स को भी समझते हैं, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का देखें तो हम खेल में हमेशा अपोजिशन टीम जो जीतता आया है उसकी सारी रणनीतियों को अपनाती है, उसको देखती है। आजकल सब मॉनिटर से देखा जाता है, बार बार वीडियो देखा जाता है और अपनी तैयारी करके आता है। तो ये भाजपा की तैयारी है या ये एक तरफा ज्ञानेश कुमार का मैच है? क्या पता भाई, अगर मैं विपक्ष में विपक्षियों की बात, उनकी बात से लेकर बात मैं कर सकता हूँ। विपक्षियों के हिसाब से तो मिली भगत है, मेलजोल का खेल है, टीम वर्क हो रहा है विपक्षियों के हिसाब से। अब सच्चाई तो अभी क्या कहें, लेकिन हाँ एसिमेट्रिकल वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया तो उसका मतलब तो ये होता है। ममता के पक्ष में कौन सी चीज़ है? एक ही चीज़ है जो भी बीजेपी ने दिया है। आपको मैं बताता हूँ, बीजेपी ने बिहार की तरह 10,000 रुपया नहीं बांटा है यहाँ पे, खाली यहाँ पर प्रॉमिस किया है, वायदा किया है। और ममता 5-7 हज़ार जो है वो हर परिवार को फ़ायदा जो है बहुत दिनों से पहुँचा रही है, उसमें जोड़ा भी है। तो ममता के पक्ष में क्या है, ममता का बस चलता कोई अब वो दूध की धुली है नहीं है, अब ये तो हम भी नहीं कह सकते, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं वहाँ भी, लेकिन उनका बस चलता तो प्रिजाइडिंग अफसर राज्य वाले रहते, उनका बस चलता तो बाहर से कुछ ही सिक्योरिटी फोर्स आते, उनका बस चलता तो बहुत कुछ वो कर सकती थी। तो ये जो एक प्रकार से पूरा नाकेबंदी हुई है, आप उसका जो अर्थ लगाना है लगा लीजिए। सर तो फिर ये क्या समझ सकते हैं कि जिस तरह बिहार की महिलाओं ने नीतीश चाचा को सपोर्ट किया वैसे ही बंगाल की महिलाएं ममता दीदी को तरफ करेंगी? ये एक साइलेंट फैक्टर हो सकता है। देखिए, ये महिलाएं अधिकांश तो ममता को वोट दी होंगी, इसमें से कोई दो राय नहीं, मगर ये है कि कितना परसेंटेज। अधिकांश का मतलब ये होता है कि 70% तो निश्चित रूप से उनको दी होंगी, ख़ास तौर से जो गरीब महिलाएं हैं, जिनके घर में पैसे पहुंचते हैं, जिसको आप रेवड़ी कहते थे, तो वो पहुंचते हैं कौन सी कन्याश्री और रूपोश्री, इस तरह के हैं। और आजकल चुनाव का नया मॉडल वही है, यहाँ 10,000, वहाँ 5,000, यहाँ ये फलाना लाडली बहना फलाना ठिकाना, तो वो दे चुकी हैं, देती आई हैं। एक जो नेगेटिव फैक्टर उनके लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो महिला सुरक्षा की जो बात, आरजी कर वाला जो इंसिडेंट हुआ था बलात्कार का, उसको लेकर एक सवाल तो अर्बन महिलाओं में होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, किसी को भी होगा। उसको काटने में ममता कितना कामयाब हुई है, लेकिन महिला और 100% मुस्लिम वोटर्स और जो बंगला मिजाज, बंगला अस्मिता और बंगला कल्चर और बंगला प्राइड के जो लोग हैं वो सब ममता को वोट देंगे। सर हमने देखा कि बाबरी मस्जिद आ गई, हुमायूं कबीर आ गए, तो ये किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या मुद्दे रहे? हुमायूं कबीर हवा हो गए, जिन लोगों ने उनको चढ़ाया उकसाया था ये सब कराने के लिए, वो जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसमें हुमायूं कबीर हवा हो गए मेरे ख्याल से। और अगर वो नहीं हवा होते और वो उनका ओवैसी से कुछ गठबंधन हो जाता तो ये फिर बीजेपी को फ़ायदा करता, ये बात निश्चित है। बीजेपी ओवैसी वाला जहाँ जाते हैं ओवैसी जी, फ़ायदा तो बीजेपी को एक तरह से हो ही जाता है, वो नहीं हो पाया है। तो जो SIR में वोट कटे, जो कहा जाता है, आरोप है कि ज़्यादा मुसलमानों के वोट कटे या मतलब मेजॉरिटी कटे, तो वो उससे कंपनसेट हो गया, वो एक ही तरफ रह गए, एक तरफा रह गए। थोड़ा बहुत कांग्रेस को एक आध सीट पर वो दे दे तो दे दे, नहीं कह सकते, लेफ्ट में उतनी ताकत अब बची नहीं कि उनको दे, तो वो एक मुश्त आ ही गया इस तरह। तो ये वोट कटने के बाद और जो भी वो फ़ायदा तो
अंततः ममता के पास ही रह गया। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ, यही बहुत बड़ा कैच है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो ये है कि SIR, जो मैं मजाक में कहता हूँ कि SIR का अब SIR करने की आवश्यकता आ गई है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है कि कोई गलती एक शब्द का ना हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इस तरह के बवाल फैल रहे हो, इस तरह के आरोप लग रहे हो, 27 लाख वोट में 1400 शायद जुड़ पाए, ये सब अगर हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि SIR, जो मैं मुद्दा बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि SIR से जो लोग त्रस्त अभय, मतलब दोनों त्रस्त भय ग्रस्त, तीनों शब्द ले लीजिए, ये तीनों के मायने हैं SIR में कि SIR हुआ, इस बार लोग वहाँ अपना जमीन जायदाद, अस्तित्व, पहचान, नागरिकता सब बचाने के मन से, डर से ग्रस्त होके कि भैया इस बार नहीं वोट दिए तो हम उड़ गए, ऐसे ही उड़ गए। तो इस लिहाज से लोग वोट देने गए। अब वो किसको वोट दिए ये तो पता चलेगा। एक उसका फ़ायदा कुछ न कुछ तो ममता को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। दूसरा ये है कि जो ये भी है, आप कह सकते हैं कि एक वोट बंगाल में एक भय का बात किया जाता था, तो जिसका नाम SIR में आ गया तो लग रहा है अभी विजेता हो रहा है ना। मैं भी परेशान, अभी भी परेशान हूँ कि मेरा नाम है कि नहीं यहाँ के रिवीजन में। एक बार देखा था तो था, तो उनको जिसका आ गया, जद्दोजहद वोटरों की जंग एक बार इस बार रही है। तो अगर वो वोटर जो खास तौर से जो भय में जीता था, इस बात नहीं है, वो लेफ्ट के समय से, वो अगर वोट देने गया और जाना पड़ा उसको, तो उसको ममता की पार्टी और भाजपा किस प्रकार से अपने काबू में की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आंख मूंद के आप कह सकते हैं कि SIR से जो त्रस्त है वो तो ममता के पक्ष में वोट देगा, लेकिन शायद इतना वो ऐसे नहीं है, क्योंकि बाहर से जाने वाले लोग भी वोट देने गए हैं और बाहर से जाने वाले लोग एकदम ममता को देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भाजपा का जो चुनाव प्रचार इस सब की शैली भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सब कारण है जो डिसाइड करेगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्या कहें, इसमें कह भी नहीं सकते कुछ। सर, लोग हमारे पास जब आपसे बात करने के लिए तो लोगों से पूछा तो उन्होंने एक ज़रूर कहा था कि एक ज़रूर सवाल पूछेगा, पॉलिटिकल पावर पाने का के लिए क्या ऐसे भी कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी की बाबरी मस्जिद को बनवा भी सकती है और फिश को प्लेट में लाकर उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकती है? ये देखिए, आचरण के हिसाब से कहें, आचार संहिता के हिसाब से भी कहें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आजकल आचार संहिता के लिए इसके तहत तो चुनाव बंद हो गए इस देश में। कोई आचार्य नहीं है, कोई संहिता ही नहीं है ना। एक मौका मिले तो हर तरह के चुनाव प्रचार आप उसी समय कर दें, जिसको मैं कहता हूँ परोक्ष सरोगेट, वो भी कोई किसी ने कोई कसर छोड़ी है क्या? कोई नहीं, किसी ने छोड़ा है। अब प्रधानमंत्री जी को भी वही दिन मिला कि हरदोई में जाके गंगा का पथ का उद्घाटन करें और 8 बार बंगाल का नाम लें। अब इसमें आप कोई कानून कायदे में कमी नहीं पकड़ सकते, आपको फिर आचार संहिता में ही जाना पड़ेगा। तो ये फ्री फॉर ऑल होता जा रहा है देश में कि भाई इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। तो ये जनता के लिए कौन चुनाव लड़ रहा है, अब ये बड़ा मुश्किल है कहना। अब ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, कब्जा कर लेना है। आप देख रहे हैं रोज के रोज एक पार्टी से उस पार्टी से उस पार्टी से उस पार्टी में लोग चले जा रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, किस आचार संहिता की उम्मीद करते हैं? आज आपको मिलेंगे कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हुए, हो सकता है 24 घंटे बाद उसी ताकत से आप भाजपा के लिए वो बैटिंग कर रहे होते हैं। आपने देखा आप पार्टी में क्या हुआ है ना, इतने ढंग से बना था, क्या भौकाल से बना था।
और वो ताश के पत्ते की तरह राज्यसभा में बिखर गया। तो ये पूरा का पूरा एकदम मटेरियलिस्टिक हो चुका है। तो उसमें मछली को आप क्या कहते हैं, कुछ नहीं, आप बोट पे चलने की बात या झालमुड़ी मांगने की बात, या खुद ममता जी पिलियन राइडिंग करने लगी या मार्केट पहुंच गई, तो ये सब सिंबल की राजनीति होती है। और बस, और यही है, उसमें एक चीज़ खाली जोड़ दीजिए कि चुनाव के समय आपने वायदा 3,000, 2,000, 5,000 का कितना किया या कितना दिया, इसी से अब चुनाव हो रहा है। और चुनाव में भी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जितने आरोप चुनाव आयोग पे लगे हैं, है ना, चुनाव आयोग पे लगे हैं, ऐसा कब लगे हैं भाई आरोप, और किसी का जवाब पूरा संतुष्ट करने वाला नहीं, तो बड़ा ही अजीब प्रकार की स्थिति तो हो। सर, हमने देखा पिछली बार ममता बनर्जी के हाथ में फुटबॉल थी और इस बार मोदी जी खेल रहे हैं, तो ये समझा रहा है क्या रिजल्ट होने वाला है? देखिए, मोदी जी का फुटबॉल खेलना और झालमुड़ी मांगना, हालांकि हिंदी में, और ममता जी का कुछ बॉडी लैंग्वेज, बड़ा ही अजीब सी परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री फुटबॉल खेले, झालमुड़ी मांगे, नाव पर भी चढ़ जाए, और देश का गृह मंत्री एकदम वहीं जाके राजधानी बना दे, वहीं से सारे लॉ एंड ऑर्डर का संचालन करे, तो फिर बात तो ये लगती है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंक दिया है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि ममता का हारना मेरे लिए न्यूज़ नहीं होगा, बीजेपी का हारना न्यूज़ होगा, ये हमें कह रहे हैं। सर, एक पूरे चुनाव में जब भी बंगाल का होता है, ये टीएमसी पर ये आरोप लगता रहता है, इसकी सच्चाई जानना चाहेंगे कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण उनके फेवर में 30% वोटों के लिए ये सब किया जा रहा है, तो ये वाकई टीएमसी कर रही है कि बंगालियों के लिए ही सब करती है, उसमें बंगाली मुस्लिम भी हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल है, इसके लिए पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। करती होगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन तो फिर भाजपा भी तो हिंदू तुष्टीकरण करती है, भले करती क्या है ये नहीं पता, समझ रहे हैं। तो 80-20 की तो भाजपा राजनीति ही करती है, वो तो कह के करती है। अब उनके चीफ मिनिस्टर मियाँ मुसलमान इस तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो भाई, अगर वोट बैंक पर आप चलते हो तो दूसरा चलेगा, तो क्या दिक्कत है आपको, लेकिन मुद्दा उसको आप बनाओगे, मुद्दा उसको बनाओगे। अरे भाई, भाजपा तो मुसलमानों को अपनाएगी नहीं, वो तो 80-20 करेगी, तो मुसलमान जाएगा कहाँ? बिल्कुल। ये वाली जो बात है ना, उसमें उनको और मौका मिल जाता है तुष्टीकरण का। अच्छा, ये तो पता ही नहीं चला ना कि हुमायूं कबीर एकाएक कहाँ से, वो तो बीजेपी में भी थे, पता है ना आपको? जी। हाँ, बीजेपी में थे, टीएमसी में भी रहे, लेकिन बीजेपी में भी थे। टीएमसी में तो रहे, बीजेपी में भी रहे। तो ये अचानक से ये कहाँ से वो बाबरी मस्जिद वाला, वो तो स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता उनके बारे में। तो ये मतलब चुनाव की रणनीति के लिए, उसकी बिसात के लिए, उसकी हदबंदी के लिए जो कुछ करना संभव होता है, वो असंभव चीज़ों को भी लोग संभव बना रहे हैं, क्योंकि भाई सीधा है कि सत्ता पे कब्जा करना है। भलाई कितनी करनी उससे मतलब नहीं, इसके क्या नुकसान होंगे इसका से कोई मतलब नहीं, सीधा कब्जा कर लो। सर, ऐसे में कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? लेफ्ट के बारे में, कभी इन लोगों की सत्ता होती थी और आज कहाँ पर ये खड़े हैं? आगे कुछ इनका भविष्य है कि इनका खत्म हो चुका है? देखिए, भविष्य अपने आप में ही एक पॉजिटिव शब्द है, आप समझिए भविष्य। तो भाई दो सीटों की पार्टी थी ना 1980 में, 84 में बीजेपी, तो भविष्य कोई ख़त्म होता नहीं है। ममता भी 2-4 पर आ गई थी 2004 के चुनाव में, 1 या 2 पर पता नहीं, तो फिर कहाँ से कहाँ बढ़ गई। तो ये राजनीति में अगर इस तरह से एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में चलता रहा तो सबके लिए स्थान होता है। चंद्रबाबू नायडू ख़त्म हो गए थे, एकदम आ गए वापस, तो वो ख़त्म कुछ नहीं होता है। हाँ, एक बात, 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ
एक बंगाल मुफीद स्टेट था जहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियों को, जो आप सेकुलर ताकत कहते हो, उनको आपको हाथ मिला के चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी भी जाके वहाँ बयान दे आते हैं कि भाई टीएमसी के गुंडे, आप समझ लीजिए। तो ये जो व्यक्तिगत स्पर्धा जो है, जो पावर के लिए जो जद्दोजहद है या कब्जा करके रखने का है, जो ईगो है, उसमें वो धाराशायी हो जाती है विपक्षी एकता की मुहिम, और सब एक दूसरे को काटने पे लगे रहते हैं। हमने कहा भी कि भाई अगर टीएमसी हारती है बंगाल में तो कांग्रेस वाले तो खुश होंगे, जिस तरह से आप ताश के पत्ते की तरह बिखरी, उससे कांग्रेस वाले खुश होंगे, और यही चीज़ कांग्रेस के साथ होती है तो ये वाले खुश होते हैं। हरियाणा में आपने देखा था क्या बयान आए थे। ये बड़ा मुद्दा है। तो लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है, सत्ता की हो गई है, विपक्षी एकता कहने के लिए पात्र है। INDIA बना था, कब बिखर गया, कब ममता अलग हो गई, कब आप पार्टी अलग हुई, क्या भी कांग्रेस चाहती भी थी कि ये लोग चले ही जाए। ये तरह तरह की बातें हैं जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है ना। और वैसे अगर आप अतीत में जाइएगा तो मैं तो जानबूझ के आजकल ये बात दोहरा रहा हूँ कि कहते हैं भाजपा वाले वामपंथी और अर्बन नक्सल वगैरह वगैरह, इन्हीं वामपंथियों के साथ और जो समाजवादियों के साथ तो भाजपा सीढ़ी चढ़ी है। आप 67 देखिए, 1971 देखिए, 1977 देखिए, 1989 देखिए, ये सब एक साथ थे। आप ये समझ लीजिए, आज उनको नई परिभाषा सूझ रही है। तो अभी विपक्ष खंडित है। क्यों खंडित है उसका मैंने कारण आपको बता दिया कि तुम नहीं, हम रहेंगे सत्ता में, तुमको आने नहीं देंगे। और ये जितने रीजनल पार्टीज जो बर्बाद हुई हैं, या रीजनल पार्टियां जो उठी हैं, पारिवारिक पार्टियां भी, वो सब कांग्रेस को ख़त्म करके बढ़ी हैं। इस चीज़ को समझा जाए तो ये टकराव चलता रहता है, और अभी इतिहास के इस कालखंड में उसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। तो मैंने ऐसे ही सटायर में, तंज में एक बात कही है, उसको आप ध्यान से सुनिए, आपके दर्शक सुनिए, कि आज अगर टीएमसी बंगाल में जीत जाती है तो भाजपा उतना दुखी नहीं होगी। आप सुनिए इस चीज़ को, उतना दुखी नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि यही ममता बनर्जी NDA की सरकार में केंद्र में मंत्री थी। आपको ये भूलना नहीं चाहिए ये, ठीक है ना। और तो चलिए, रिवॉल्विंग डोर है, कभी टीएमसी कभी बीजेपी, एक ही प्रकार के हैं, खाली वोट लेते समय इधर उधर हो जाए, बाकी सब मामला फिट है। एक INDIA के बड़े नेता ने तब के मुझसे कहा था व्यक्तिगत रूप से कि ममता की तो बीजेपी से सेटिंग हो रखी है। बड़े नेता ने कहा था, नाम तो नहीं ले सकता। तो ये है, और क्या कहा जाए। अब आजकल कोई दिनमान है नहीं राजनीति में। हम इसको विलेन बनाए, इसको हीरो बनाए, ये सारा विलेन का घोल ही है। सर एक और सवाल, क्योंकि दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी भी गए थे, उन पर अभी सब कुछ चल रहा है, जज का मामला चल रहा है। वहाँ पर वो जाकर बोलते हैं मोदी के 3 यार, ED, CBI और ज्ञानेश कुमार। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा होता है कि सिर्फ अपने आप को सब बचा रहे? ये क्या करे और क्या बोलेंगे, है ना। और इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी आज इस स्थिति में, और ये काम करती भी है, कभी आपको सटाएगी, कभी आपको दूर कर देगी, कभी आपको परेशान करेगी, कभी आपको सहलाएगी। तो इसमें और क्या बोलेंगे, सब बोलते तो हैं। तो बोलने से क्या होता है, बोलने में तो लड़ना है तो आप सब मिल के लड़ो। तो पहला काम, लड़ने से पहले कहते हो कि हम ही अकेले लड़ेंगे, तो लड़ो, यही है। तो साथ गए इधर राज्यसभा वाले, पता नहीं पंजाब में क्या होगा, है ना। और भाजपा तो हमको लगता है कि ऐसे एलिमेंट को खोजते रहती है कि जिसको ऊपर दबाव डाला जाए। कितने करप्शन के आरोप वाले सब भाजपा में मिल गए और वहाँ आके एकदम ठीक हो गए। वो क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों पर बराबर उनके ऊपर दबाव, प्रेशर रहता है कि अरे भाई कल छापा, कल ये फंस जाएंगे, चलो उधर ही चलते हैं। यहाँ आ गए तो बस एक उनको लगता है प्रोटेक्शन हो गया है। तो आपको ये चीज़ टीएमसी में भी दिखी है।
बहुत सारे नेता बीजेपी में चले आए हैं, है ना। क्यों आए हैं ये सब पता है, सब क्यों आए हैं और क्यों लाया गया है ये भी पता है। तो बड़ा ही अब कोई दीन ईमान वाली चीज़ है नहीं। सर, अब पेन और कागज़ लिए कुछ आप डेटा बता पाएंगे, आपका क्या आकलन है? नहीं, हम ये रिस्क नहीं लेंगे, मुझे प्रदीप गुप्ता नहीं बनना है। जो नतीजे आ जाएंगे, जो नतीजे ला दिए जाएंगे, जो नतीजे आ जाएंगे, बस उसी को सिरोधार कर लीजिए। हम इसमें कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा है, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप बंगाली भाषा वाले लोगों से अधिकतर बात कीजिए तो कहते हैं टीएमसी, और हिंदी भाषी वालों से बात करिए तो अधिकतर कहते हैं बीजेपी। अब पता नहीं क्या है, कैसे हम बोल दें, क्योंकि हम कोई, तब हमारे और एग्जिट पोल वाले में अंतर क्या रहेगा? हमको नहीं करना है भाई, मेरा कौन वहाँ बनता है नहीं बनता उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ये देख पा रहे हैं कि क्या विकृतियाँ आ रही है, किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, क्या सत्ता के संघर्ष वाले लोगों ने किन किन चीज़ों को ताके पे रख दिया है, और इसका जो दूरगामी देश पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सर, इसका 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं, फिर 2029 असर पड़ेगा? वो तब की तब देखी जाएगी, तब की तब आ जाएगी। अगर भाजपा आ जाती है तो उनके सत्ता में एक और राज्य का कवच आ जाएगा। 17 सीएम हो जाएंगे। वो हो जाएंगे तो क्या है, आजकल 17 सीएम का मतलब नहीं है, 17 राज्य कब्जे में, आप वैसे कहिए जी। सीएम तो सब दिल्ली के ही कब्जे में है, तो उसमें क्या करना है। भाजपा के कब्जे में आ जाएगा एक स्टेट और, जैसे बिहार भी आ गया, तो उसी प्रकार से एक और एडिशन हो जाएगा। और अगर ममता मान लेते कि ममता जीत जाती है, क्योंकि मेरे से गलती हो गई, मैं एक जगह बोल रहा था कि भाई 24 के बाद तो भाजपा तो हारी ही नहीं है, लेकिन मुझे बाद में किसी ने याद दिला, अरे झारखंड में हारी थी, तो झारखंड में हारी थी तो क्या बंगाल हार जाए तो उसका भी अलग ढंग से फायदे घाटे गिने जाते हैं। ममता INDI की बहुत बड़ी लीडर हो जाएंगी, ममता फिर राहुल गांधी को दबाने का काम करेगी, और दो दबाने वाले हुए एक दूसरे को, तो उसमें भी तो भाजपा को फ़ायदा होता है। चलिए देखिए, नतीजे 4 तारीख को आएंगे, क्या होगा, जनता ने किसको चुना है, वो सब पता चलेगा आपको दास स्वतंत्र में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो इसी तरह की चर्चाएं दास स्वतंत्र पे जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए।